नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन को बेहतर बनाने की। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं रक्तचाप की, यानी कि ब्लड प्रेशर की। हम सभी जानते हैं दर्शकों कि रक्तचाप हमारे शरीर के स्वास्थ्य का एक बेहद महत्वपूर्ण संकेतक होता है। अगर हमारा रक्तचाप इसके जो सामान्य स्तर होता है उससे ज़्यादा हो जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप कहते हैं। वहीं अगर ये सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है तो इसे निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ऐसे में दर्शकों, कहीं ना कहीं ये दोनों जो स्थितियां होती हैं वो एक व्यक्ति के लिए बेहद गंभीर भी बन सकती हैं। आज संजीवनी के अपने इस भाग में हम रक्तचाप को करीब से जानेंगे, लो और हाई बीपी दोनों पर बात करेंगे और विशेष रूप से हम बात करेंगे कि किस तरह से योग और प्राणायाम के जरिए हम अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल कैंपस के स्वास्थ्यव्रत और योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अवधेश, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस कार्यक्रम के लिए। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा स्वास्थ्य संबंधित है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज दो योग प्रशिक्षु भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ शुभी वर्मा जी हैं, डॉक्टर शुभी वर्मा, और हमारे साथ डॉक्टर बागेश्वर लांबा जी हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुमार, सबसे पहले जो हमारा आज का विषय है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तचाप हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और जो इसका सामान्य स्तर है, अगर ये अपने सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे जाता है तो किस तरह से ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त हमारे शरीर के अंदर जो बहता है धमनियों के अंदर बहता है, और उन धमनियों के बाल के ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर जो बहता हुआ रक्त है उसको दबाव डालता है, और उस दबाव का जो मान है जिसको हम ब्लड प्रेशर कह देते हैं, उसी को चूँकि प्रेशर डालता है, दीवार के ऊपर प्रेशर डालता है, तो ज़्यादा डालता है तो उसे हाइपरटेंशन कह देते हैं या उच्च रक्तचाप कह देते हैं। लेकिन जब वही प्रेशर कम डालता है तो फिर उसे निम्न रक्तचाप कह देते हैं या लो बीपी कह देते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया निम्न और उच्च रक्तचाप का, लेकिन इसका जो सामान्य स्तर है वो क्या होना चाहिए? एक आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, और क्या वो कारण होते हैं जिसके कारण ये फ्लक्चुएट करता है कि किसी किसी को हाई बीपी की टेंडेंसी होने लगती है, किसी किसी का बीपी बहुत निम्न चला जाता है, तो क्यों ऐसा होता है? सामान्य रक्तचाप 120 और 80, ऊपर वाला मान जो है वो 120 और नीचे वाला मान 80, ये सामान्यतः एवरेज के रूप में पाया जाता है। हम एक पूरी पब्लिक का जनरली एक एसेस करते हैं, और उसका जो सामान्य स्तर होता है 120-80 होता है, वो किसी का कम होता है थोड़ा, किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन यही जब 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला हो जाता है तो इससे अधिक होता है तो उसे हम उच्च रक्तचाप कह देते हैं। लेकिन जब यही 90 ऊपर वाला और नीचे 60 वाला जब मान होता है तो उसे निम्न रक्तचाप कह देते हैं। और जब उच्च रक्तचाप होता है या निम्न रक्तचाप होता है तो ऐसी स्थिति में ये हमारे शरीर के अंदर समस्याएं पैदा करता है। अब उसके कुछ लक्षण होते हैं। उच्च रक्तचाप सामान्यतः 90% लोगों में कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं करता है, और एक देखा जाए तो अननोटिस्ड होता है। इसीलिए उच्च रक्तचाप को कई लोग जो हैं इसको साइलेंट किलर कह देते हैं कि ये बढ़ा रहता है, पता नहीं लगता नहीं है, और पता नहीं लगता है, जब पता लगता है तब तक बहुत सारे उपद्रव कर चुका होता है, शरीर के अंदर बहुत गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं इसके कारण। और इसी तरह निम्न रक्तचाप है जो कि 90 और 60 होता है, लेकिन जब इससे नीचे जाता है तो फिर एक सामान्यतः अननोटिस्ड डे भी पड़ा रहता है बहुत सारे लोगों में। लेकिन कई लोगों में बहुत ज़्यादा अचानक किसी कारण से, विशेष रूप से ओल्ड एज पर्सनस में, जो वृद्धावस्था 50 ईयर्स के बाद, जो 50 ईयर्स के बाद कई बार जो है लो बीपी पता नहीं लगता है, सिंह को खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है व्यक्ति, या विजन की प्रॉब्लम आ जाती है, या उसके अंदर कमजोरी आ जाती है और शरीर साथ नहीं देता है, अंगों में खून की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इस तरह से लो बीपी हमारे लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा लो बीपी जाता है जिसके कारण कोई लक्षण ऐसे उत्पन्न होते हैं तो फिर
निश्चित रूप से एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह से हाई बीपी जो है, अगर जनरली अननोटिस्ड होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक किसी न किसी कारण से कोई गंभीर चिंता लग गई या व्यक्ति को कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई जीवन में, या कोई और बीमारी के साथ में हो गई, तो फिर एक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। अगर ये 140 और 90 से ऊपर जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कह देते हैं, उच्च रक्तचाप कह देते हैं। लेकिन यही अगर कई बार जो है 220 और 120 तक चला जाता है, इससे 120 तब इमरजेंसी पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या वो सूक्ष्म व्यायाम हो सकते हैं जो हर व्यक्ति को हर रोज़ करने चाहिए, चाहे उनके पास ज़्यादा समय हो चाहे कम समय हो, लेकिन ऐसे कुछ व्यायाम हमारे दर्शकों को बताएं जो हर इंसान को अपने दिनचर्या में शामिल जिन्हें करना ही चाहिए? सूक्ष्म यौगिक व्यायाम उनको कहा जाता है जो जनरली जो मुख्य आसन करते हैं, मुख्य योगाभ्यास करते हैं, उससे पहले किए जाते हैं। वो हमारे शरीर को गर्म करने के लिए, शरीर में खून का संचरण बढ़ाने के लिए, इसके अलावा हमारे शरीर में जोड़ होते हैं उनका मूवमेंट बढ़ाने के लिए, और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं रिलैक्स करने के लिए अपने शरीर को सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं, जो हम किसी भी योगाभ्यास करने से पहले ज़रूरी होते हैं। जिस तरह हम किसी व्यायाम में देखते हैं या गेम में देखते हैं, उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, इसी तरह से हम योगाभ्यास, मुख्य योगाभ्यास से पहले हम निश्चित रूप से हम इसका अभ्यास करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का। सूक्ष्म व्यायाम में लगभग सभी अंगों का हम व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन बहुत आसान क्रियाएं होती हैं जिनको हर कोई कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है, और बहुत इतना काफ़ी लाभ मिलता है इसको करने से। तो हम समझते हैं हमारे प्रशिक्षु दोनों इसको करके दिखाएंगे। सबसे पहले पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाएंगे। पैरों का करने से पहले जो खड़े होते हैं या पैरों का मूवमेंट करते हैं, पैरों के मूवमेंट से पैरों का सर्कुलेशन बढ़ता है, पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स बढ़ता है। इसके अलावा खून का संचरण बढ़ता है पैरों के ऊपर। इसके अलावा पैर में हल्कापन आता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि पैर ऊपर उठा रहे हैं, घुटने का एक्सरसाइज, घुटने का अभ्यास हो रहा है, तो पैर का घुटने का ऊपर करके के दोनों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, राइट लेग से, उसके बाद लेफ्ट लेग से। इसमें रोटेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो घुटना चालन, घुटना चालन, घुटना चालन से घुटने की जो समस्याएं दूर होती हैं और लगभग हिप जॉइंट, घुटने के जोड़ जो हैं और पैर के, ये सभी रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा कटी चालन, कटी का अभ्यास हो जाता है। बहुत सामान्य क्रियाएं हैं, बड़े आराम से की जा सकती हैं और लाभ बहुत हैं। देखो घुटना, जब कमर चालन करते हैं तो कमर जनरली मूवमेंट कम ही हो पाता है। हमारी रूटीन क्रियाएं ऐसी होती हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसके कारण हमारे मूवमेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम मूवमेंट होते रहते हैं, इसे कर लेते हैं, तो कम से कम कमर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब कंधा चालन, कंधा चालन में क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करते हैं। हम जनरली कंधे का भी पूरा मूवमेंट नहीं करते हैं। हमने रूटीन जो हम कामकाज करते हैं उसमें हमारे कंधे का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, एक सामान्य मूवमेंट होता है। लेकिन जब आप पूरा रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरे कंधे का मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कई लोगों को शोल्डर स्टिफनेस हो जाती है, तो इसी कारण से हो जाती है कि हम गर्दन का और कंधे का पूरा मूवमेंट नहीं करते हैं, वो लिमिटेड मूवमेंट होता है। तो इसके बाद हाथों का व्यायाम करते हैं। हाथों के व्यायाम में दोनों तरफ ले जाते हैं, साइड बाय साइड, और फिर कोहनी का एक्सरसाइज करते हैं। हाथों को आगे की तरफ मोड़ते हैं कोहनी को, तो इस तरह कोहनी का अभ्यास हो जाता है। और इसके बाद नेक की क्रियाएं, नेक का मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि जनरली आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं नेक में, कुछ ही चीज़ों को देखते हैं, सीधे सीधे देखते हैं।
जबकि हमें गर्दन नेचर ने हमें रोटेट करने के लिए दी है कि इसके सारे मूवमेंट होने चाहिए। तो इसको सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं गर्दन का। गर्दन में पहले साइड बाय साइड घुमाते हैं, राइट और फिर लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट को, और उसके बाद अपनी जगह पे अपनी सम स्थिति में वापस आते हैं, फिर लेफ्ट का मूव करते हैं, फिर अपनी सम स्थिति में वापस आते हैं, और उसके बाद ऊपर वो देखते हैं, ऊपर देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं सांस छोड़ते हुए, फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर पीछे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम गोलाकार मूवमेंट करते हैं, रोटेट करते हैं नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे लगभग जो खड़े होने वाले सूक्ष्म व्यायाम इससे हो जाते हैं पूरे शरीर के। और इसके बाद बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छे सूक्ष्म व्यायाम बताए हमारे दर्शकों को, जो सभी को रोज़ाना अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अब यहाँ पर उच्च रक्तचाप की एक बार फिर से यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण मानते हैं आज के समय में क्यों ये ज़्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत क्यों हो रही है, कम उम्र के लोगों में क्यों हो रही है, और इससे जुड़े कुछ व्यायाम, कुछ योगासन भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। कुछ तो हमारी आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि जो जिसे कहते हैं हेक्टिक लाइफ स्टाइल, और हमारा खान पान ऐसा है। खान पान में हम अधिकतर वो चीज़ें खाते हैं जो कि खून को गाढ़ा कर देती हैं, या खून के मूवमेंट को बढ़ा देती हैं, खून के प्रेशर को, रक्त का जो दबाव पड़ता है बाल के दीवार के ऊपर, धमनी की दीवार के ऊपर, उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा सर्कुलेशन फास्ट कर देता है। हम बहुत और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं या लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है शरीर के अंदर। उसमें सबसे बड़ा कारण है, एक तो नेचुरल है, हम बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, और 50 ईयर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। और विशेष रूप से महिलाओं में जो मीनोपॉजल स्टेट आती है उससे पहले महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों का बीपी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जब मीनोपॉजल कंडीशन आती है उस स्थिति में जो हार्मोनल चेंजेज आते हैं, तो चेंजेज के कारण महिलाओं में हाइपरटेंशन बढ़ना शुरू होता है। लेट एज में महिलाओं का बीपी ज़्यादा बढ़ता है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन अल्टीमेट जो है बढ़ा हुआ बीपी जो है शरीर को नुकसान करता है, उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से भी है। इसके अलावा आप देखते हैं बहुत सारे हमारे प्रोफेशन ऐसे हैं, आपने देखा होगा कई लोग सिटिंग लंबी देते हैं, कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है या टेबल पर काम करना पड़ता है, लंबे समय तक बैठे रहते हैं। और सबसे इससे भी बड़ी चीज़ है कि है तनाव बहुत बड़ा कारण है इस उच्च रक्तचाप का। तनाव हम ज़्यादा लेते हैं, चाहे हमारा सामाजिक कारण है, चाहे पारिवारिक कारण है, चाहे तो किस तरह से डॉक्टर साहब जो तमाम ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे हम बाहर का खा रहे हैं, चाहे हमारी दिनचर्या बड़ी व्यस्त हो चुकी है, चाहे तनाव है, लेकिन क्या वो ऐसे योगाभ्यास हो सकते हैं जिनको हमें करना बेहद आवश्यक है अगर उच्च रक्तचाप की तरफ हमारा शरीर बढ़ रहा है, अगर हमें शिकायत है हाई बीपी की? तो सबसे पहले तो हम अगर जिसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा जाता है, अगर हम आहार और विहार दोनों को ठीक कर लें तो हमारी जो उच्च रक्तचाप संबंधी समस्या दूर हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि हम एज को चेंज नहीं कर सकते हैं, उम्र तो बढ़ेगी, जेंडर को भी बदल नहीं सकते हैं, कई बार हम व्यवसाय भी नहीं बदल सकते हैं, कई बार हम अपने सामाजिक पारिवारिक कारण भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम बदल सकते हैं तो अपने को बदल सकते हैं, खान पान बदल सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। उसी लाइफ स्टाइल में एक योग की प्रक्रिया है जिनके कुछ आसन करने से अगर रेगुलर करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है उसका कि तनाव आज के युग में सबसे बड़ा कारण बन रहा है हाइपरटेंशन का। और अगर हम रेगुलर योगा अभ्यास करते हैं तो हम उस तनाव को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खड़े होने वाले आसन करते हैं। उसमें सबसे पहले ताड़ासन करके दिखाएंगे। सीधे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ताड़ जैसा बताते हैं, ताड़ के पेड़ की तरह स्ट्रेच करते हैं अपने आप को सीधा पूरी तरीके से। सांस अंदर लेके स्ट्रेच करते हैं, पंजे के बल खड़े हो जाते हैं और कुछ देर तक खड़े रहते हैं सांस अंदर रोक करके।
और फिर धीरे धीरे सांस रोक निकालने की इच्छा होती है तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं, एड़ी को वापस लाते हैं, हाथों को वापस लाते हैं। इस तरह से इसमें पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कि इसमें पूरी स्ट्रेचिंग होकर के जैसे बॉडी स्ट्रेच होती है, तो जब स्ट्रेच होती है तो हमारा शरीर पूरी उच्च स्थिति में आता है और फिर हम रिलैक्स करते हैं तो शरीर फिर वापस आता है। इस तरह सर्कुलेशन जो शरीर का है वो प्रॉपर हो जाता है, अब मन रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे मन के हमारे शरीर में जो तनाव होता है वो जॉइंट्स का, मसल्स का स्टिफ हो जाती है, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है जिसके कारण रिलैक्स होता है इसमें बीपी में। नेक्स्ट आसन, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन ये बहुत बढ़िया आसन है। इसमें पैरों को टच करते हैं हाथों से और सिर को नीचे की तरफ, घुटने की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक तरीके हो जाती है, कमर को झुका करके, और इसको काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है शरीर। धीरे से सांस अंदर लेते हुए वापस आते हैं, फिर उसी अवस्था में हाथों को ऊपर करके और फिर सांस छोड़ते समय वापस आ जाते हैं अपनी सम स्थिति में। नेक्स्ट, इसके बाद त्रिकोणासन। त्रिकोणासन बहुत अच्छा है आसन है। हाथों को फैलाते हैं दोनों और हाथों को फैला देते हैं, पैरों को लगभग 2 फीट के बीच में डिस्टेंस रखते हैं। इसके अलावा सांस छोड़ते हुए एक तरफ झुकते हैं, राइट हाथ से राइट लेग को टच करते हैं, राइट फुट को, और इसके बाद सांस रोक लेते हैं। जब सांस लेने की इच्छा होती है दोबारा सांस लेते हुए वापस आ जाते हैं। ये दोनों तरफ से करते हैं, पहले राइट और उसके बाद लेफ्ट करते हुए फिर दोनों तरफ से करके, और दोनों रिलैक्स हो जाते हैं काफ़ी हद तक। कुछ आसन आपको इसमें काफ़ी कमर जो है काफ़ी तरफ मुड़ जाती है, कमर काफ़ी रिलैक्स होती है, काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। इस तरह सम स्थिति में वापस आएंगे। सम स्थिति में आने के बाद नेक्स्ट बैठ करके आसन, लेट करके का आसन करेंगे, पेट के बल लेटने वाले। कुछ आसन आपको बताते हैं, बहुत अच्छे आसन हैं जो कि उच्च रक्तचाप को कम करने में काफ़ी सहायता करते हैं। भुजंगासन, लेट जाएंगे, भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन जैसा कि ये भुजंग स्नेक पोस्चर है, कोबरा पोस्चर। इस तरह सांस अंदर लेते हुए छाती और सिर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, सांस को रोक लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, कोहनी मोड़ेंगे, कोहनी, उसके बाद छाती, उसके बाद सिर लगाएंगे, मत्था लगाएंगे और रिलैक्स करेंगे अपने आप को। नेक्स्ट आसन आपको बहुत अच्छा होता है शलभ आसन, जो कि हार्ट के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा माना जाता है। हाथों को पीछे करेंगे दोनों साइड में, हाथों को दोनों साइड में करेंगे, और दाईं टांग सांस अंदर लेकर ऊपर उठाएंगे, दाईं टांग ऊपर उठाएंगे, सांस रोक लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं टांग को अपनी वापस स्थिति में लाएंगे। फिर इसी तरीके से बाईं टांग से करेंगे, बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे, सांस रोक लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से हम एक एक करके पैरों को उठाया है, इसी तरीके दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस अंदर ले करके दोनों टांगों को ऊपर उठाना है, पूरी तरह स्ट्रेच करना है, कमर को स्ट्रेच करना है। छाती पर इसमें बहुत दबाव पड़ता है, हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ता है, और हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण एक एनर्जी भी गेन काफ़ी होती है, और जो प्राण की सप्लाई है पूरे शरीर में रिलैक्स हो जाती है, और उसके कारण शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट करके पीठ के बल लेटने वाले आसन 1-2 बताते हैं आपको, जो कि बहुत आवश्यक है उच्च रक्तचाप में। सीधे लेट जाएं, पीठ के बल, पीठ के बल लेट करके उत्तान पादासन या अर्धहलासन जिसे कह देते हैं, सांस अंदर लेके दोनों टांगों को ऊपर उठाना है, सांस अंदर लेके दोनों टांगों को ऊपर उठाना है और सांस को रोक लेना है। उच्च स्थिति में जाकर सांस को रोक लेना है, और जब सांस छोड़ने की इच्छा हो सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी सम स्थिति में आ जाना है।
फिर नेक्स्ट आसन एक और बताते हैं आपको, ये सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में पैरों को मोड़ लेते हैं और बहुत आसान आसन है सेतु बंधासन। इसको कमर को ऊपर उठाते हैं, ये कोई भी कर सकता है, इवन कोई भी बच्चे और स्त्री, कोई भी, इवन प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है। धीरे से आराम से कमर को उठाना है, सांस रोक लेना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है अपनी सम स्थिति में। इसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन, पहले दाईं टांग को पेट फुलाना है, सांस अंदर लेके, सांस छोड़ते हुए माथे को अपने घुटने से टच करना है, फिर सांस अंदर लेते हुए वापस आना है। इसी तरीके दूसरी तरफ से और फिर दोनों तरफ से। इसमें आपने देखा होगा पैरों पे काफ़ी खिंचाव पड़ता है, पेट में दबाव पड़ता है, छाती पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और स्पाइन जो होती है पूरी तरीके से इसमें हेल्दी होती है, क्योंकि स्पाइन पूरी तरह स्ट्रेच हो जाती है। आप दोनों पैरों को मोड़ करके फिर फोरहेड को टच करना है दोनों घुटनों से, फिर सांस अंदर लेते वापस आना है अपनी सम स्थिति में। एक इसके बाद एक आसन और आपको बताते हैं, बहुत अच्छा आसन है, शवासन। हालांकि आप देखेंगे इसे कॉर्प्स पोज कह देते हैं। शवासन मतलब सब जैसा, इसमें सब जैसा मतलब ऐसा नहीं है कि डरने वाली, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सब की तरह दिखने वाला। जो आप बाहर से देखेंगे तो लगे सब की तरह। अपने आप को पूरा सीधा, हाथ सीधा रख के पैरों के बीच में गैप करके 1.5 फीट का, और पूरी तरीके से अपने सांस पर शरीर को छोड़ देते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से हमारा कनेक्शन कट गया है, और इसको ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं। केवल आप दृष्टा बनकर इसको देखेंगे अपने पूरे शरीर को, और ऐसा लगेगा शरीर लेटा हुआ है नीचे और हम उसको देख रहे हैं। ये काफ़ी रिलैक्सिंग पोस्चर है, और जितने आसन करने के बाद इसको जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि योगासन में, योगासन करने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है, जाती नहीं है। बाकी व्यायाम करने से आप देखेंगे कि ऊर्जा हमारी कम हो जाती है, थकावट आ जाती है। लेकिन जब योगासन करते हैं उसके बाद आपने शवासन किया, तो आपको लगेगा कि हम जैसे हमारी ऊर्जा जो है, पुरानी खोई हुई ऊर्जा वापस आ गई है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि योग करने से ऊर्जा जाती नहीं है बल्कि ऊर्जा वापस आती है। निम्न रक्तचाप की यहाँ पर बात करेंगे। आजकल कई महिलाओं में, छोटी उम्र में, बच्चों में भी आजकल लो बीपी की टेंडेंसी बहुत देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी बच्चे को निम्न रक्तचाप की शिकायत हो तो उसे कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? निम्न रक्तचाप जैसा कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में विशेष रूप से जो वृद्धावस्था जैसे बढ़ती है तब उच्च निम्न रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है। और उसका कारण यही होता है कि हमारे जो हार्ट जो होता है, हृदय, वो पंप करता है। पंप जब ठीक तरीके से नहीं कर पाता है तो एक पल्पिटेशन जिसे कहते हैं, बार बार जैसे सप्लाई देने हो किसी चीज़ को, तो सप्लाई आपके पास खून कम है, ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं ज़्यादा, तो इस तरह से ज़्यादा दूर तक पंप नहीं कर पाता है, तो बार बार उसे पंप करना पड़ता है। तो आपको चूँकि सप्लाई देनी है और आप ज़्यादा माल ले नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें, बार बार पंप करेंगे उसको। तो लो बीपी में सबसे बड़ी समस्या होती है, हार्ट जो होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, श्वास बढ़ जाती है, और अंगों को सप्लाई पहुंच नहीं पाती है। अंगों को ठीक तरीके से सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो कई बार जो अंगों से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, जैसे किडनी में बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई रहे। जब हमारे उसमें नहीं पहुंचेगी सप्लाई, खून में, ब्रेन में नहीं पहुंचेगी, तो फिर हमें बेहोशी भी आ सकती है, हमें चक्कर भी आ सकते हैं, और पेट में जब नहीं पहुंचेगी तो हमें उल्टी भी आ सकती है, ब्रेन में भी स्टिमुलेशन हो सकता है। तो क्या कुछ योग किस तरह से मदद कर सकता है ऐसी स्थिति में? हाँ, योग इसमें, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है, लो बीपी वालों की एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी किस लिए है? क्योंकि 2 मोड होते हैं हमारे जीवन में फाइट करने के। एक तो या तो हम फाइट करें किसी चीज़ से,
और हम फ्लाई या तो भाग जाएं उन चीज़ों से। तो ऐसे लोग ज़्यादातर भागने वाले होते हैं, अपने आप को दूर रखने वाले, जगह अपने आप को एग्रेसिव पोस्चर में नहीं पाते हैं। अपने को लगता है कि हम किसी तरीके से इसको स्लो मोड में किसी तरह से टाइम पास कर लें, तो निकाल दें, एंजाइटी पर ले लेते हैं, अपने उसमें डिप्रेशन ले लेते हैं। तो इस कारण से उनको लो बीपी रहती है। ऐसे लोगों को अगर हम ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं, अगर हम एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो और रिलैक्स रहना शुरू कर देगा। तो कौन से योग करने चाहिए लो बीपी वालों को? लो बीपी वालों को सबसे पहले हम एक बताते हैं कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया है, क्योंकि सूर्य एनर्जी का हमारे स्रोत है, पूरे संसार का स्रोत है, सूर्य है। तो उस स्रोत को हमें अपने अंदर धारण करना है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ 12 पोज बताए गए हैं, तो उसको आपको करके दिखाएंगे प्रशिक्षु हमारे। बहुत ही सबसे पहला जो पोज है प्रणाम आसन है। प्रणाम आसन, प्रणाम में क्या होता है कि हम एक सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि आप मुझे एनर्जी देते हैं, हम थैंक्स कर रहे हैं आपको। और जैसे ही हृदय के पास आपके दोनों हाथ बनते हैं, तो एक तरीके से हृदय होता है वो खुल जाता है, एनर्जी के लिए तैयार हो जाता है। और सांस को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हस्त उत्तान आसन जिसे कह देते हैं, एक सेकंड पोस्चर है हस्त उत्तान आसन। इसमें स्ट्रेचिंग होती है बैक साइड में, और बैक साइड में स्ट्रेचिंग होकर काफ़ी रिलैक्स होता है, एनर्जी गेन होती है। एनर्जी गेन, शरीर पूरा, छाती खुल जाती है। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए थर्ड पोस्चर में हम अपने फुट को टच करते हैं और कोशिश करते हैं कि फोरहेड को नी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ये थर्ड पोस्चर है। इसमें आपने देखा होगा कि पाद हस्त आसन जिसे कहते हैं, इसमें पूरा स्ट्रेचिंग होती है पैरों की, और आगे की तरफ इसमें झुकते हैं। आगे की तरफ झुकते हैं तो पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो जाती है। नेक्स्ट पोस्चर इसका जो है, ये फोर्थ पोस्चर है। इसमें ऊपर की तरफ देखते हैं, पैरों को, एक पैर को पीछे की तरफ, अश्व संचालन आसन कह देते हैं इसे। और इसमें काफ़ी रिलैक्स होता है, पूरी जैसे लगता है हम अपने बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नेक्स्ट, पर्वत आसन। इसमें पर्वत की तरह पीठ को ऊपर कर लेते हैं, और पीठ को ऊपर करते आपने देखा होगा पीठ ऊपर जैसे जाएगी तो पैर, हाथ नीचे की तरफ चले जाएंगे, सिर नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता है। नेक्स्ट पोस्चर, ये अष्टांग। इसमें 8 अंग शरीर के, अष्टांग नमस्कार। ये शरीर के 8 अंग, इसमें पैर लगते हैं, इसमें घुटने लगते हैं, इसमें छाती लगती है, इसमें ठोड़ी लगती है। तो इस तरह से शरीर नीचे टच रहते हैं, सारे आर्गन अंग टच रहते हैं, और एक नमस्कार मुद्रा है। नेक्स्ट, ये भुजंगासन है। सूर्य नमस्कार के ही पार्ट हैं सभी। और ये एक सूर्य नमस्कार को करने से, अगर व्यक्ति केवल सूर्य नमस्कार कर ले, तो हमें लगभग योग आसन के समस्त लाभ मिल जाते हैं। तो इसलिए समस्त आसनों का एक तरीके से सार है सूर्य नमस्कार। भुजंग आसन के बाद फिर दोबारा हम उसी पोस्चर में आ जाते हैं, पर्वत आसन में। फिर इस तरह से हम नेक्स्ट अश्व संचालन आसन में दोबारा वापस आते हैं। नेक्स्ट, इस तरह पादहस्तासन, नेक्स्ट। उसके बाद फिर हम उत्तान हस्तासन, हस्त उत्तान आसन,
और उसके बाद हम नमस्कार मुद्रा में आ करके एक सूर्य नमस्कार के 12 पोज जो हैं वो हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि किस तरह से सूर्य नमस्कार निम्न रक्तचाप से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत सारा लाभ देगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे विषय को लेकर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और दोनों जो हमारे योग प्रशिक्षु हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतने अच्छे योगाभ्यास इस दौरान करके दिखाए, आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और जिस तरह से डॉक्टर अवधेश ने बताया कि योग करने से ऊर्जा जाती नहीं है, ऊर्जा बनी रहती है, ऊर्जा शरीर में और आती है और कहीं ना कहीं इस ऊर्जा से ही जो हमारा रक्तचाप है वो नियंत्रित रहता है। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।